गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इम्प्लांटेशन तक का कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओपन पेज 53। तो आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, जब इम्प्लांटेशन हो गया यानी कि जो हमारा जाइगोट है जो कि डेवलप हुआ मॉडुला वाली स्टेज तक, वो आकर यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यानी कि यूटेराइन वॉल है, वहाँ पर आकर वो एम्बेड हो गया। एम्बेडिंग के प्रोसेस को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस एम्बेडिंग के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, इसके सबसे बाहर वाली लेयर को नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। सपोज ये है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये यूटेरस की लाइनिंग के पास आकर क्या हो जाता है, इम्प्लांट। अब इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है कि जो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, यहाँ पर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट और इस यूटेरस की वॉल के टिश्यू में होगी इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन का मतलब होता है कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक, यानी कि अभी इधर तो मैटरनल टिश्यू है। मैटरनल टिश्यू का मतलब यूटेरस की वॉल है इधर, और इधर ये कौन सा टिश्यू है, ये फीटल टिश्यू है। तो मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू में क्या होता है, ये एक दूसरे में इंटरडिजिटेशन बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इनको डिजिट्स कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में ये डिजिट्स होते हैं, वैसे यहाँ पर डिजिट्स ही, और डिजिट्स इनमें इंटरडिजिटेशन इस तरह से होता है, जैसे उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई है, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, मैटरनल और फीटल टिश्यू एक दूसरे में फंसे हुए हैं। और ये जो फंसा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको नाम देते हैं कोरियोनिक विली। कोरियोनिक विली इस इंटरडिजिटेशन वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब ये जो कोरियोनिक विली है, ये मैटरनल टिश्यू के साथ मिलकर एक ऐसा फंक्शनल यूनिट बनाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसका काम होता है टू एंड फ्रो मटेरियल का एक्सचेंज। यानी कि इधर से मैटरनल टिश्यू से इधर फीटस तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लाने का काम थ्रू ब्लड वेसल। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना, मदर प्लस फीटल टिश्यू, ये करता है। ठीक है, और इधर से इधर थ्रू ब्लड वेसल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड, इन जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको कैरी करने का काम भी ये टिश्यू ही करता है। तो इस टिश्यू को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा की डेफिनेशन हम क्या देंगे, प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय इंटरडिजिटेशन ऑफ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। इंटरडिजिटेशन of maternal and fetal tissue helping in material exchange। ठीक है, मटेरियल में एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। क्या मटेरियल में, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में, गैसेस में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में, और इसके अलावा हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, वो भी ट्रांसफर होते हैं इस प्लेसेंटा के थ्रू। अब यहाँ जो ये प्लेसेंटा है, इससे आगे एक कॉर्ड लाइफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिस कॉर्ड को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, यहाँ पर ये जो डेवलपिंग फीटस है,
ये तो ट्रोफोब्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर है, ये आगे चल के क्या बनाएगा, ये आगे चल के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ठीक है, आगे चल के ये वाला तो स्ट्रक्चर है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये बनाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स इनका फंक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन बाहर से आने वाले शॉक्स एंड प्रेशर से या वाइब्रेशन से इस फीटस को बचाना होता है। और इसके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स के, जिसको नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। इसका काम भी वही है, शॉक्स, प्रेशर्स एंड वाइब्रेशन से इस फीटस को बचाना। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा ऑल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ, वो ये अपनी फंक्शंस कैरी आउट करता है। लेकिन उसका इसके अलावा एक और फंक्शन है, और वो है एंडोक्राइन। यानी कि हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन से हार्मोन रिलीज करता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको शॉर्ट में HCG कहते हैं। ठीक है, ये रिलीज करता है। इसके अलावा दूसरा जो है उसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, LACTOGEN, तो इसको क्या कहेंगे, HPL। इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, जैसे कि ओवरी रिलीज करती है रिलैक्सिन, है ना, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। तो ये सारे हार्मोन्स का फंक्शन ये होता है कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। और क्योंकि उस दौरान फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उन सारे चेंजेस को कैरी आउट करना और मेंटेन करके रखना बॉडी को, साथ में प्रेगनेंसी भी इफेक्ट ना हो, ये इन सब हार्मोन्स के फंक्शन होते हैं। उस दौरान नॉर्मल हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन के जो सिक्रीशंस होते हैं या थायरॉक्सिन के सिक्रीशंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। देखो पेज 53 पर इन्होंने ये बात लिखी भी है, in addition during pregnancy levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine etc. are increased several folds in the maternal blood। तो इनका फंक्शन क्या है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। अच्छा, अगर कोई हमसे ये पूछे कि प्रेगनेंसी की पहचान क्या होती है, प्रेगनेंसी की पहचान ये होती है कि उस फीमेल के अंदर HCG रिलीज होता है। HCG नॉर्मल फीमेल्स के अंदर रिलीज नहीं होता, क्योंकि HCG को फॉर्म कौन करता है, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा अपने आप में क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, यानी कि एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, कुछ समय के लिए बनता है फीमेल बॉडी के अंदर और तब ये हार्मोन्स रिलीज करता है। और इसीलिए कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके यूरिन में हम किस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, उसका नाम है HCG। वो जो यूरिन के थ्रू जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं उसमें वो किट जिस चीज़ को ऑब्जर्व करती है या जिस चीज़ को मॉनिटर करती है, उस चीज़ का नाम क्या है, HCG। अगर HCG प्रेजेंट है इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये दिया है कि इम्प्लांटेशन के बाद अगली स्टेज में क्या होगा। इम्प्लांटेशन के बाद होगा एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन शुरू। अभी तुमने ये देखा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें बाहर वाली लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और अंदर प्रेजेंट होता है इनर सेल मास। ठीक है, अब ये जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास, ये
डिफरेंशिएट होकर बनाता है फीटस। और किस तरह से बनाता है? ये जो इनर सेल मास है इसमें शुरू होता है माइटोटिक डिवीजन, वो भी क्लीवेज के थ्रू, कि अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होगा। इनर सेल मास के जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड होते हैं, कभी इस प्लेन में डिवाइड, कभी इस प्लेन में डिवाइड, कभी इस प्लेन में और कभी इस प्लेन में। माइटोटिक डिवीजन है और इससे क्या बन जाता है, धीरे धीरे हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि एक मास है सेल्स का। उस मास ऑफ सेल्स में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको नाम देते हैं एक्टोडर्म। उसके बाद अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि इनके बीच की जो लेयर होती है वो भी डिफरेंशिएट हो जाती है और उसको कहते हैं मेसोडर्म। इनको जो ये नाम दिए जाते हैं ये इस बेसिस पर है, इनको जो ये नाम दिए जाते हैं ये इस बेसिस पर है कि फ्यूचर में इनका फेट क्या होगा। फेट मतलब इनकी परिणति क्या होगी। एक्टोडर्म कौन सा टिश्यू बनाएगा, एंडोडर्म कौन सा टिश्यू बनाएगा और मेसोडर्म कौन सा टिश्यू बनाएगा। तो इन यही तीनों वो जर्मिनल लेयर्स है जिनके कारण हम हायर ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स हैं इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि ये जो सेल्स होते हैं जो कि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनर सेल मास वाले जो सेल्स हैं इनको स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स का मतलब ये है कि ये किसी भी तरह के टिश्यू को फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। इनके अंदर टोटिपोटेंसी है ना, टोटल टाइप ऑफ सेल्स या टिश्यूज को बनाने की एबिलिटी है। इसीलिए जिस समय प्रेगनेंसी होती है उस समय ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये एमनियोटिक फ्लूइड में पाए जाते हैं, इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड में पाए जाते हैं। और अगर उस समय इनको प्रिजर्व कर दिया जाए तो फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम होने के समय, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या टिश्यू ट्रांसप्लांट करना पड़ा, तो उस समय उस टिश्यू बैंक से या फिर स्टेम सेल बैंक से उन सेल्स को लिया जा सके ताकि बॉडी उस ग्राफ्ट को आसानी से एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि अगर ग्राफ्ट अपनी बॉडी का नहीं होता या मैचिंग नहीं होता तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ये वाले जो कंसेप्ट हैं जिसमें ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन है या वो कैसे एक्सेप्ट होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में। लेकिन इतना तुम जरूर समझ सकते हो कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनको, इनकी टेक्नोलॉजी आजकल ऐसी आ गई कि इनको बर्थ के समय अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए और प्रिजर्व करके रख लिया जाए तो उस व्यक्ति की पूरी लाइफ लॉन्ग काम आ सकता है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, पेज 54। अब देखो पहले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी रफली 9 मंथ्स की होती है अगर मंथ्स में करें, और उसके अलावा उसे 2 तरह से और इंडिकेट किया जाता है, वीक्स यानी कि कितने हफ्ते हुए और इसके अलावा कितने ट्राइमेस्टर्स हो गए। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने, जैसे सेमेस्टर मतलब 6 महीने, तो इसका मतलब 3 ट्राइमेस्टर मिलके एक प्रेगनेंसी बनती है। तो हमारी बुक में इन्होंने अलग अलग तरह से दिया है। अगर ट्राइमेस्टर की बात करें तो पहले ट्राइमेस्टर के बाद क्या फॉर्मेशन हो जाता है वो भी दिया है ना। फर्स्ट मंथ के बाद क्या हो जाता है वो भी दिया है, सेकेंड मंथ के बाद क्या होता है वो भी दिया है। फर्स्ट मंथ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनती है वो होती है हार्ट, है ना, फीटस के अंदर। और हार्ट का फॉर्मेशन इस बात का इंडिकेटिव है कि डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से मॉनिटर किया जा सकता है या फिर जो हम अल्ट्रासाउंड होता है उसमें भी ये बात ऑब्जर्व होती है। देखो पेज 54 पर, in human beings after 1 month of pregnancy embryo's heart is formed. First sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. और सेकेंड वीक्स में क्या बनेंगे, लिम्स। लिम्स यानी कि हाथ और पैर, डिजिट्स यानी कि उंगलियां हाथों पैरों की। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने, 3 महीने के बाद ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो भी उसका जेंडर होगा उस हिसाब से। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ।
तो ये क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियली ये बता रहे हैं कि एक एक मंथ के बाद या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी किस तरह से डेवलपमेंट होता है। उसके बाद 24 महीने यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद पूरी बॉडी पे फाइन हेयर, आईलेट सेपरेशन, आईलैशेज, ये सब आ जाएंगे। अब ये जो आईलेट का फॉर्मेशन है या आईलैशेज का फॉर्मेशन है, ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, इसीलिए काफ़ी बाद में होती है। शुरू में होने वाले जो डेवलपमेंट हैं वो काफ़ी क्रूड और ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशंस हैं जैसे, तो इसीलिए सबसे पहले लिम्स बनते हैं या ऑर्गन सिस्टम्स या फिर हार्ट, ये चीज़ें बनती हैं। इसके बाद आती है अगला टॉपिक जो कि है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बेबी की बर्थ। अब बर्थ कैसे होती है, सपोज ये यूटेरस है और इस यूटेरस में ये यहाँ पर एक फीटस इम्प्लांट है और यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू ये कनेक्टेड है पिट्यूटरी से, ठीक है। नर्व्स और उसके नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है, ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होती है मेसोमेट्रियम, वो होती है मसल्स की बनी हुई। तो ये मसल्स की बनी हुई जो वॉल है, ये वॉल में होते हैं माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, जिस समय ये डेवलप हो जाता है। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है धीमे धीमे होने वाले कॉन्ट्रैक्शन। ये जैसे डेवलप होगा, इसको सिग्नल जाएंगे नर्व्स के थ्रू कि अब तुम धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करो, और इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से पिट्यूटरी को सिग्नल जाते हैं कि अब ये मैच्योर हो चुका है, अब यहाँ पर तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। तो पिट्यूटरी रिलीज करती है, जो पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का, वो रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन ब्लड फ्लो के थ्रू आता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है और इन मसल्स को सिग्नल देता है कि अब तुम तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब जब ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके बाद ये फिर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता है, उधर से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यूटेरस की जो ये वॉल है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तेजी से, वो इसको बाहर की तरफ पुश नहीं कर देगी। इसके फीटस के बाहर की तरफ पुश होने का जो काम है उसी को पार्चुरेशन या बेबी बर्थ कहा जाता है। और ये जो मैकेनिज्म है जिसमें कि ये जो फीटस है और पिट्यूटरी है एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है कि इसकी जो फंक्शन है यानी इसका माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन उसको स्टिमुलेट करता है और उसका जो सिक्रेशन है ऑक्सीटोसिन वो इसको अफेक्ट करता है। इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ के आता है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब होता है फीटस को इजेक्ट करने यानी कि बॉडी से बाहर पुश करने के लिए होने वाला रिफ्लेक्स। और वो रिफ्लेक्स किस तरह से मॉनिटर होता है, किस तरह से कंट्रोल होता है कि यहाँ की जो यूटेराइन वॉल है जिसे मेसोमेट्रियम कहते हैं, मसल्स की बनी हुई, वो किससे कनेक्टेड है, पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी कैसे इफेक्ट करती है, ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन से। देखो इन्होंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है पेज 54 पैराग्राफ के एंड में, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। डॉक्टर्स इंजेक्ट करेंगे ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इफेक्ट करता है यूटेराइन मस्कुलर लेयर को ताकि वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करे और फीटस को बाहर एक्सपेल करे। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिया है लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन का मतलब होता है फीडिंग। अब लैक्टेशन को लैक्टेशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो मिल्क और मदर्स मिल्क उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से सीक्रेट होता है मिल्क, वो एक तरह के मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं और उनमें जो ये डिफरेंशिएशन या ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो स्पेसिफिकली तब आता है जब प्रेगनेंसी का ऑनसेट हो जाता है।
क्योंकि उस दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, ठीक है। उनके अंदर मिल्क को सिक्रीट करने और स्टोर करने की एबिलिटी आती है। मदर का जो पहला मिल्क होता है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम, देखो बुक में लिखा हुआ है। और येलो कलर्ड कोलोस्ट्रम कहते हैं। और मदर्स मिल्क जो होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू बेबी को ना सिर्फ न्यूट्रिशन मिलता है बल्कि उसे इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज भी मिलते हैं। एंटीबॉडीज यानी कि मदर के मिल्क के थ्रू उसमें क्या जा रही है, डिफेंस जा रही है। डिफेंस यानी कि ऐसी प्रोटेक्शन जो कि उसे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रख सकती है। एंटीबॉडीज के टाइप्स आगे चल के तुम पढ़ोगे। एंटीबॉडी जो मिल्क के थ्रू ट्रांसफर होती है उन्हें कहते हैं IgA, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्लेसेंटा के थ्रू भी ये एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो सकती है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है उन्हें कहते हैं IgG, ठीक है। तो IgA मिल्क के थ्रू और IgG प्लेसेंटा के थ्रू। इसके बाद हम देखते हैं और क्या इन्होंने बताया। The mammary glands of female undergo differentiation during pregnancy, helps the mother in feeding the newborn, milk producing during the initial few weeks called colostrum. तो इसीलिए जो इनिशियल पीरियड है इन्फेंट ग्रोथ का, उसमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि पहले 6 मंथ्स तक क्या करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है उसको बेबी की बॉडी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। उसका रीज़न ये है कि ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है और बाकी मैमल्स की जो बॉडी है वो काफ़ी अलग है। इसीलिए अगर हम काऊ या बफेलो का दूध पिलाते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। जैसे अगर हम काऊ के बेबी को देखें जिसे काफ कहते हैं, तो उसके अंदर मस्कुलर जो ग्रोथ होती है वो हमारी तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो ब्रेन की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तुमने काफ को देखा होगा कि वो बहुत जल्दी खड़ा होना और चलना सीख जाता है क्योंकि उसकी मसल्स तेज़ी से डेवलप होती हैं अपनी मदर के मिल्क की वजह से। जबकि ह्यूमन बेबी में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बेबी में दूसरी एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं ब्रेन से रिलेटेड। इसीलिए मदर का मिल्क एसेंशियल है बजाय कि उसके गाय के या फिर भैंस के दूध के। इसीलिए मदर्स मिल्क को हमेशा बेस्ट माना जाता है, ठीक है। आजकल मार्केट में अलग अलग सप्लीमेंट ऐसे रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं कि इन केस अगर मदर मिल्क को सिक्रीट नहीं कर पा रही तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। पाउडर मिल्क उसे कहते हैं, या फिर मिल्क, हाँ, ब्रेस्ट पंप्स आ गए हैं जो ब्रेस्ट से मिल्क को निकालने का काम करते हैं। चलो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसकी एक्सरसाइजेस तुम्हें करनी है और इसके नोट्स मुझसे चेक कराने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी बच्चे इस वीडियो का एंड तक देख रहे हैं वो ये देख लें कि कल तुम लोगों का टेस्ट है, ठीक है, 3 चैप्टर्स का। तो उसके लिए सब लोग तैयार हैं।